आज की कहानी का नाम है माँ तो माँ होती है। आज वह आया भी काम छोड़कर अपने घर भाग गई कि यहाँ जरूर कोई साया है जो इस घर को बीमार कर जाता है। उसने उसे कितना समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं और उसे उस छोटे बच्चे का वास्ता भी दिया कि वह अकेले कैसे रहेगा, मगर वह नहीं मानी और चली गई। दोपहर में वही उसे खाना पहुंचा गई और तमाम सावधानियां बरतने की सलाह दे डाली। मगर 6 साल का बच्चा आखिर क्या समझा होगा। आखिर वह मुन्ना से साल भर छोटा ही है। मगर मुन्ने का सवाल अपनी जगह था। कुछ सोचते हुए वह बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है। उसके मम्मी पापा दोनों ही बाहर नौकरी करने वाले ठहरे। शुरू से उसकी अकेले रहने की आदत है। तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी ही है। जब किसी के मम्मी पापा नहीं होंगे तो कोई भी डरेगा। मम्मी, वह बोल रहा था। आया भी चली गई, अब वह क्या करेगा। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, मैं उसे खाना नाश्ता दे दूंगी। और क्या कर सकती हूँ। बहुत हुआ तो उससे फ़ोन पर बात कर लेना। उसे उसकी मम्मी हॉर्लिक्स देती थी और उसे कॉर्नफ्लेक्स बहुत पसंद है। ठीक है, वह भी उसे दे दूंगी। मगर अभी सवाल जवाब पूछ कर मुझे तंग मत करो। और श्वेता को देखो, वह क्या कर रही है। वह अपने खिलौनों की बास्केट खोले पापा के पास बैठी खेल रही है। ठीक है, तो तुम भी वहीं जाओ और उसके साथ खेलो। मुझे किचन में बहुत काम है, काम वाली भी नहीं आ रही है। मगर मुझे खेलने का मन नहीं करता और पापा टीवी खोलने नहीं देते। ठीक ही तो करते हैं, टीवी में केवल कोरोना के डरावने समाचार आते हैं। फिर वे कंप्यूटर पर बैठे ऑफिस का काम कर रहे होंगे। उसने उसे टालने की गरज से कहा, तुम्हें मैंने जो पत्रिकाएं और किताबें लाकर दी है उन्हें पढ़ो। किचन का सारा काम समेटकर वह कमरे में जाकर लेट गई और उसके सामने किशोर का चेहरा उभर कर आ गया। ओह, इतना छोटा बच्चा कैसे अकेले रहता होगा। उसके सामने राकेश जी और उनकी पत्नी रूपा का अक्स आने लगा था। पहले राकेश जी ही 1 सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे और 3 दिनों बाद उनकी पत्नी रूपा भी अस्पताल में भर्ती हो गई। अब सुनने में आया है कि वह आईसीयू में है और उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर उसके साथ ऐसा होता तो मुन्ना और श्वेता का क्या होता। बहुत अच्छा होगा कि वह जल्दी घर लौट आए और अपने बच्चे को देखे। राकेश जी अपने किसी रिश्तेदार को बुला लेते या किसी के यहाँ किशोर को भेज देते तो कितना ठीक रहता। मगर अभी के दौर में रखेगा भी कौन। सभी तो इस छूत की बीमारी कोरोना के नाम से दूर ही भागते हैं। वैसे राकेश जी भी कम नहीं हैं। उन्हें इस बात का अहंकार है कि वे एक संस्थान के उपनिदेशक हैं, पैसे और रसूख वाले हैं। रूपा भी बैंक कर्मी है, तो पैसों की क्या कमी। मगर इनके पीछे बच्चे का क्या हाल होगा, शायद यह भी उन्हें सोचना चाहिए था। उनके रूखे व्यवहार के कारण ही नीरज भी उनके प्रति तटस्थ ही रहते हैं। किसी एक का अहंकार दूसरे को सहज भी तो नहीं रहने देता। रूपा भी एक तो अपनी व्यवस्था के चलते, दूसरे अपने पति की सोच की वजह से किसी से कोई खास मतलब नहीं रखती। वह तो उनका बेटा उसी विद्यालय में पढ़ता है जिसमें मुन्ना पढ़ता है। फिर एक ही अपार्टमेंट में आमने सामने रहने की वजह से वे मिलते जुलते भी रहते हैं। इसलिए मुन्ना जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो सोच रहा है। सोच तो वह भी रही है, मगर इस कोरोना की वजह से वह उस घर में चाहकर भी नहीं जा पाती और ना ही उसे बुला पाती है। शाम को उसके घर की घंटी बजी तो उसने घर का दरवाज़ा खोला। उसके सामने हाथ में मोबाइल लिए बदहवास सा किशोर खड़ा था। वह बोला, आंटी, अस्पताल से फ़ोन आया था। घबराए स्वर में किशोर बोलने लगा। उधर से कोई कुछ कह रहा था, मैं कुछ समझा नहीं। बाद में कोई पूछ रहा था कि घर में कोई बड़ा नहीं है क्या। वह असमंजस में पड़ गई। बच्चे को घर के अंदर बुलाऊं कि नहीं। जिसके माँ बाप दोनों ही संक्रमित हो, उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। फिर भी ममता ने जोर मारा। उसमें उसे अपने मुन्ने का अक्स दिखाई दिया तो उसे घर के अंदर बुलाकर बिठाया और उससे मोबाइल फ़ोन ले कॉल बैक किया। मगर वह रिंग होकर रह जा रहा था। तब तक मुन्ना और नीरज ड्राइंग रूम में आ गए थे। मुन्ना उछल कर उसके पास चला गया। वह अभी कुछ कहती
कि नीरज बोले, बच्चा है, उसे कुछ हुआ नहीं है, उसका भी RT-PCR हुआ था, कुछ नहीं निकला। वह थोड़ी आश्वस्त हुई। उधर मुन्ना बातें करते हुए किशोर के साथ दूसरी ओर चला गया था कि मोबाइल की घंटी बजी। फोन अस्पताल से ही था। नीरज ने कोरोना से पीड़ित पड़े पड़ोसी के भाई को अमेरिका फ़ोन किया तो सरल सा जवाब मिला। उन लोगों ने अपने मन की करी, अब खुद भुगतो। और पीछे कहा गया, फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से आवाज़ आई, आप राकेश जी के घर से बोल रही हैं? नहीं, मैं उनके पड़ोस से बोल रही हूँ। वह बोली, सब ठीक है ना? सॉरी मैम, हम मिसेज़ रूपा को बचा नहीं सके। 1 घंटा पहले ही उनकी डेथ हो गई। आप उनकी बॉडी लेने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने यहाँ आ जाए। यह सुन उसका पैर थरथरा सा गया। यह वह क्या सुन रही है? नीरज ने आकर उसे संभाला और उसके हाथ से फ़ोन लेकर बातें करने लगा था। कहिए क्या बात है? अब कहना क्या है? उधर से फिर वही आवाज़ आई, अब डेड बॉडी लेने की औपचारिकता रह गई है, आप आकर उसे पूरा कर दीजिए। सॉरी, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, नीरज बोल रहे थे। मिसेस रूपा के पति राकेश जी आप ही के अस्पताल में कोरोना वार्ड में एडमिट हैं, उनसे संपर्क कीजिए। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काटकर प्रश्नवाचक दृष्टि से शोभा को देखा। शोभा को जैसे काट मार गया था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला तो नीरज बोले, 1 नंबर का अहंकारी है राकेश, ऐसे आदमी की मदद क्या करना? कल को कहीं यह ना कह दे कि आपको क्या ज़रूरत थी कुछ करने की। वैसे भी इस कोरोना महामारी के बीच बाहर कौन निकलता है, वह भी उस अस्पताल में जाना जहां वैसे पेशेंट भरे पड़े हों। तब तक किशोर उनके पास चला आया और पूछने लगा, मम्मी पापा लौट के आ रहे हैं ना अंकल? इस नन्हे अबोध बच्चे को कोई क्या जवाब दे? यह विकट संकट की घड़ी थी। उसे टालने के लिए वह बोली, अभी मैं तुम लोगों को कुछ खाने के लिए निकालती हूँ, पहले कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना। कैसे नहीं खाना? नीरज द्रवित होते हुए बोले, मुन्ना और श्वेता के साथ तुम भी कुछ खा लो। फिर वे शोभा से बोले, तुम किचन में जाओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। वह जल्दी में दूध में कॉर्नफ्लेक्स डालकर ले आई और तीनों बच्चों को खाने को दिया। फिर वह किशोर से मुखातिब होती हुई बोली, तुम्हारे नाना नानी या मामा मौसी होंगे ना, उनका फ़ोन नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी मम्मी का कोई नहीं है, वे इकलौती थी, मैंने तो नाना नानी को देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, दादा दादी चाचा चाची तो होंगे। नीरज उसे पुचकारते हुए बोले, उनका ही फ़ोन नंबर बताओ। दादा दादी का भी देहांत हो गया है, एक चाचा हैं लेकिन वे अमेरिका में रहते हैं। कभी कभी पापा उनसे बात करते थे, तो उनका नंबर निकालो। वह शीघ्रता से बोली, हम उनसे बात करते हैं। किशोर ने मोबाइल फ़ोन में वह नंबर ढूंढ निकाला। नीरज ने पहले उसे फ़ोन से उन्हें डायल किया तो फ़ोन रिंग ही नहीं हुआ। यह ISD नंबर है, फ़ोन कहाँ से होगा, कहकर वे झुंझुलाए। फिर उस नंबर को अपने मोबाइल में नोट कर फ़ोन लगाया। कई प्रयासों के बाद वह फ़ोन लगा तो उसने अपना परिचय दिया। आप राकेश जी हैं ना? राकेश जी के भाई, मैं उनका पड़ोसी नीरज बोल रहा हूँ। आपके भाई और भाभी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती है। तो मैं क्या करूँ? उधर से आवाज़ आई। अरे, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप उनके रिश्तेदार हैं। उनका बच्चा 1 सप्ताह से फ्लैट में अकेला ही रह रहा है। कहा ना कि मैं क्या करूं? उधर से झल्लाहट भरी आवाज़ आई। उन लोगों ने अपने मन की करी तो अब भुगते भी। अस्पताल में ही भर्ती है ना, ठीक होकर वापस लौट आएंगे। नीरज ने शोभा को इशारा किया तो वह उनका इशारा समझ बच्चों को अपने कमरे में ले गई। तो वे फ़ोन पर उनसे धीरे से बोले, आपकी भाभी की डेथ हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ की 1000 परेशानियाँ हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ कर नहीं सकते ना सही, मगर बच्चे को फ़ोन पर तसल्ली तो दे लो। मगर तब तक उधर से कनेक्शन कट चुका था। यह तो अपने भाई से भी बढ़कर खड़ूस निकला। नीरज बड़बड़ाए और उसकी ओर देखते हुए फ़ोन रख दिया। तब तक किशोर आ गया था। आंटी, मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुँचा दो, मुझे वहीं जाना है। तुम्हारी मम्मी अस्पताल में भर्ती है
और वहाँ कोई नहीं जा सकता तो मैं आप ही के पास रहूँगा। ठीक है, रह लेना। वह उसे पुचकारती हुई बोली, मैं तुम्हें कहाँ भेज रही हूँ? तुम खाना खाकर मुन्ने के कमरे में सो जाना। बच्चों के कमरे में एक फोल्डिंग बिछा, उस पर बिस्तर लगा व उसे सुलाकर वह किचन में आ गई। ढेर सारे काम पड़े थे, उन्हें निपटाते रात के 11 बज गए थे। अचानक उस बेसुध सो रहे बच्चे किशोर के पास का मोबाइल घनघनाया तो उसने दौड़कर फ़ोन उठाया। उधर अस्पताल से ही फ़ोन था। कोई रुचिका नामक नर्स उससे पूछ रही थी, मिस्टर राकेश ने किन्हीं मिस्टर नीरज का नाम बताया है, वे घर पर हैं? वे मेरे पति हैं, मगर मेरे पति क्या कर लेंगे? मिस्टर राकेश बोले हैं कि वे कल उनके कार्यालय में जाकर उनके एक साथी से मिल ले और रुपए ले आए। मैं कहीं नहीं जाने वाला, नीरज भड़क कर बोले। जान पहचान है नहीं और मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा। बच्चे का मुंह क्या देख लिया, सभी हमारे पीछे पड़ गए। इस समय हाल यह है कि लॉकडाउन है और बाहर पुलिस डंडे बरसा रही है और इस समय कोई स्वस्थ आदमी भी अस्पताल जाएगा तो वह कोरोनाग्रस्त हो जाएगा। वह एकदम उलझन में पड़ गई। कैसी विषम स्थिति है, और उनकी बात भी सही थी। अब जो होगा कल ही सोचेंगे, कहते हुए उसने बत्ती बुझा दी। सुबह किशोर जल्दी ही जग गया था। उसने किशोर से पूछा, तुम अपने पापा के ऑफिस में उनके किन्हीं दोस्तों को जानते हो? हाँ, वह विनोद अंकल है ना, उनका फ़ोन नंबर भी है। एक दो बार उनका फ़ोन भी आया था, मगर अभी किस लिए पूछ रही हैं? ऐसा है किशोर बेटे, तुम्हारी मम्मी के इलाज और ऑपरेशन के लिए अस्पताल में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और तुम्हारे पापा ने इसके लिए उनके ऑफिस में बात करने को कहा है। हाँ हाँ, वे डायरेक्टर हैं ना, वे ज़रूर पैसे दे देंगे। इतना कहकर वह मोबाइल में उनका नंबर ढूंढने लगा। फिर खोजकर बोला, यह रहा उनका मोबाइल नंबर। किशोर से फ़ोन ले उसने उन्हें फ़ोन कर धीमे स्वर में सारी जानकारी दे दी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं एक आदमी द्वारा आपके पास रुपए भिजवाता हूँ, मगर हम रुपयों का क्या करेंगे? वह बोली, अब तो बस मिट्टी को राख में बदलना है। आप ही उसका इंतज़ाम कर दें। मिस्टर राकेश अस्पताल में भर्ती है और उनका बेटा अभी बहुत छोटा है, मासूम है। उसे भेजना तो दूर, यह खबर बता भी नहीं सकती। अभी तो बात यह है कि डेड बॉडी को शमशान पर कैसे ले जाया जाएगा। संक्रामक रोग होने के कारण मेरे पति ने कहीं जाने से साफ मना कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया, मैं भी नहीं जाने वाला। कौन बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेगा? मैं देखता हूँ, शायद कोई स्वयंसेवी संस्था यह काम संपन्न करा दे। लगभग 12 बजे दिन में एक आदमी शोभा के घर आया और उन्हें 10,000 रुपये देते हुए बोला, विनोद साहब ने भिजवाए हैं, शायद बच्चे की परवरिश में इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। राकेश साहब कब घर लौटे पता नहीं। उन्होंने एक एजेंसी के माध्यम से डेड बॉडी की अंत्येष्टि करा दी है, लेकिन हम पैसे लेकर क्या करेंगे? हमारे पास इतना पैसा है कि एक बच्चे को खिला पिला सके। रख लीजिए मैडम, समय संयोग कोई नहीं जानता। वह बोला, कब पैसे की ज़रूरत आ पड़े कौन जानता है। फिर उनके पैसे हैं तभी तो दे रहे हैं। ओह, बेचारा बच्चा अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। यह प्रकृति का कैसा खेल है। अच्छा है मैडम, कोरोना संक्रमित से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। जाने वाला तो चला गया, मगर जो है वे तो बचे रहें। किशोर दोनों बच्चों के साथ हिल मिल गया था। मुन्ना उसके साथ कभी मोबाइल देखता तो कभी लूडो या कैरम खेलता। 3 साल की श्वेता उसके आगे पीछे डोलती फिरती और किशोर भी उसका ख्याल रखता था। उसे कभी कभी किशोर पर तरस आता कि देखते देखते उसकी दुनिया उजड़ गई। बिन माँ के बच्चे की हालत क्या होती है, यह वह अनेक जगह देख चुकी है। रात 10 बजे जब वह सभी को खिला पिलाकर निश्चिंत हो सोने की तैयारी कर रही थी कि अस्पताल से फिर फोन आया तो पूरे उत्साह के साथ मोबाइल उठाकर किशोर बोला, हाँ भाई बोलो, मेरी मम्मी कैसी है? कब आ रही हैं वे? घर में कोई बड़ा है तो उसको फ़ोन दो। उधर से आवाज़ आई, उनसे ज़रूरी बात करनी है। किशोर अनमने भाव से फ़ोन लेकर नीरज के पास गया और बोला, अंकल आपका फ़ोन है, कहिए क्या बात है? वे बोले, राकेश जी कैसे हैं? ही इज़ नो मोर, उनकी आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है। मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देने को कहा गया।
सो फ़ोन कर रही हूँ। आगे की बात नीरज से सुनी नहीं गई और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वे किचन की ओर बढ़ गए। वह किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर निकल ही रही थी कि उसने मुंह लटकाए नीरज को देखा तो घबरा गई। क्या हुआ? जो घबराए हुए हो? हाथ पोंछते हुए उसने पूछा। फिर कोई बात? बेडरूम में चलो, वहीं बताता हूँ। कहते हुए वे बेडरूम में चले गए। वह उनके पीछे बेडरूम में आई तो वे बोले, बहुत बुरी खबर है, मिस्टर राकेश की भी डेथ हो गई है। क्या? वह अवाक होकर बोली। उस नन्हे बच्चे पर यह कैसी विपदा आ पड़ी है? अब हम क्या करें? करना क्या है? ऐसी घड़ी में कोई कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता। इतना कहकर वे विनोद जी को फ़ोन लगाने लगे। हाँ कहिए, क्या हाल है? विनोद जी बोले। बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा? बच्चे को तो हम बाद में देखेंगे ही, बल्कि देख ही रहे हैं, वे उदास स्वर में बोले। अभी अभी अस्पताल से खबर आई है कि मिस्टर राकेश भी चल बसे। ओ माय गॉड, यह क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है वह हम भुगत ही रहे हैं। उनकी डेड बॉडी की आप एजेंसी के माध्यम से अंत्येष्टि करा ही देंगे। सवाल यह है कि इस बच्चे का क्या होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। सर, फिलहाल तो वह बच्चा आपके घर में सुरक्षित माहौल में रह रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। सवाल यह है कि कब तक ऐसा चलेगा? बच्चा जब जानेगा कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी? अभी तो हमारे पास वह बच्चों के साथ है, तो अपना दुख भूले बैठा है। मैं उसे रख भी लूँ, तो वह रहने को तैयार होगा? मेरी पत्नी को उसे अपने साथ रखने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं उसके मनोभाव को समझते हुए ही यह निर्णय ले पा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे साथ ही कुछ ऐसी घटना घटी होती, तो मैं क्या करता? मेरे बच्चे कहाँ जाते? ऊपर वाले ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक बच्चे की परवरिश करूँ, तो यही सही। यह मेरे लिए चुनौती समान है और यह चुनौती मुझको स्वीकार है। धन्यवाद मिस्टर नीरज जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, तो मैं आपके पास आऊँगा और बच्चे को राज़ी करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। मैं उसे बताऊँगा कि अब उसके माता-पिता नहीं रहे और आप लोग उसके अभिभावक हैं। उसकी परवरिश और लिखाई-पढ़ाई के खर्चों की चिंता नहीं करेंगे। यह हम सभी की ज़िम्मेदारी होगी, ताकि किसी पर भी बोझ ना पड़े और वह बच्चा एक ज़िम्मेदार नागरिक बने। नीरज की बातों से शोभा को परम शांति मिल रही थी। उसे लग रहा था कि उसका तनाव घटता जा रहा है और वह एक और बेटे की माँ बन गई है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।